Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper for 14th of July 2020. तो 14 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज और दोज हु वांट टू गेट आवर करंट अफेयर्स पीडीएफ, दे कैन गेट दैट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी हमारी नीचे दी हुई है, तो यू कैन ज्वाइन अस देयर एज वेल. सी सैट चैनल की भी लिंक दी है, तो आप वहाँ से सी सैट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स जो कि मैं कहना चाहता था. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए. दैट इज़ फ्रॉम योर पार्ट. वो हम नहीं कर सकते आपकी तरफ से, अदरवाइज वी वुड हैव डन दैट एज वेल. तो वो आप अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर साइड. ओके, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सर्विस स्कीम. तो नेशनल सर्विस स्कीम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कम्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. आप पॉज करके अपना सोच के आंसर डालिए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आई थिंक ए, वन ओनली. सेकंड तो गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता, यूथ अफेयर्स के अंदर आता है. तो सेकंड विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज करेक्ट, स्टूडेंट्स पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है थ्रू कम्युनिटी सर्विस. तो ए विल बी द आंसर. यस, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड. तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग दैट इट इज एन एनुअल अवार्ड ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल. Second statement saying the award for the year 2019 was received by Prime Minister Narendra Modi for his ambitious Beti Bachao Beti Padhao scheme. So which of the following statements are correct? One only, two only, both या none. The correct answer for this will be D, none. None of the above are correct क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है इसको, है ना. D will be the answer. ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया था स्वच्छ भारत अभियान मिशन के लिए फ्रॉम द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नॉट फॉर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे. दिस वॉज अ गुड ट्रिकी क्वेश्चन. I hope you got something to learn. Third question is Akaba process. Akaba process, sometimes seen in news recently, is associated with which of the following? Options are A, fight against extremism, B, Western Indian Ocean region, C, medical research ethics, या D, sustainable development. तो इनमें से किससे रिलेटेड है अकाबा प्रोसेस. ये क्वेश्चन एक फैंसी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एक क्या है, फैंसी क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि आप देखो क्या होता है कि एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है अकाबा प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें आपको पता है कोई एक ही आंसर होगा. तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं जो छोटे इस तरह से लिखे होते हैं, कोई प्रोसेस, कोई नाम, कोई डेफिनेशन पूछी होती है, और ये अब आपको ये अगर बनता है तो ही आप इसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट गेस इन दिस. अकाबा प्रोसेस में कोई गेस वर्क आपका नहीं काम करने वाला है, ठीक है ना. तो इसमें गेस वर्क अगर आप करोगे तो मोस्ट ऑफ यू विल बी गेसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू विल बी गेटिंग द गेसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अकाबा प्रोसेस इज बेसिकली योर रिलेटेड टू जॉर्डन्स एफर्ट रिलेटेड टू योर एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म. तो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अगेंस्ट इसको ये है अकाबा प्रोसेस. तो इट विल बी ए विल बी द आंसर फॉर दैट. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे एंड प्लीज बी वेयर ऑफ दीज फैंसी क्वेश्चंस. फैंसी क्वेश्चंस से बच करके रहना, ये आपको दिमाग में रखना है ना. अब आज से हमने एक नई चीज़ शुरू किया. मैं आपको एडिटोरियल्स के साथ उनके टॉपिक्स भी बताया करूंगा बहुत अच्छे ढंग से. एडिटोरियल्स के साथ आपको टॉपिक भी बता दिया करूंगा, कौन से पेपर का कौन सा एग्जैक्ट टॉपिक है. टॉपिक के अंदर का भी कोई अगर सब टॉपिक है तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज है इंपॉर्टेंट है. विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया सेज द गूगल चीफ. तो सुंदर पिचाई के साथ प्राइम मिनिस्टर जी की बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि दे विल बी इन्वेस्टिंग $10 बिलियन इन इंडिया. नाउ $10 बिलियन क्यों इन्वेस्ट करेंगे. दे विल बी इन्वेस्टिंग ₹75,000 crore इन्वेस्ट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years with the focus on digitizing the economy and building India first products and services. तो इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मतलब कि जैसे अमेरिका फर्स्ट होता है ना, वैसे इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप करने के लिए और इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए. जो मेजर फोकस एरियाज रहेंगे डिजिटाइजेशन की वो रहेंगे इनेबलिंग अफोर्डेबल एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन फॉर एवरी इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर डीपली रेलिवेंट टू इंडियाज यूनिक नीड्स, empowering businesses on their digital transformation journey, and leveraging technology for AI for social goods in the areas such as health, education and agriculture. तो मतलब AI का टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है फॉर सोशल गुड्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर. इस फील्ड में
ऐसे प्रोडक्शन सर्विसेज बिल्ड करना जो कि इंडिया की न्यू नीड्स के लिए यूनिक हो। देन अफोर्डेबल एक्सेस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी सिटीजन, ये इनेबल करना। सो दीज आर बेसिकली द जो एरियाज ऑफ मेजर प्रायोरिटाइजेशन रहेंगे फॉर द गूगल्स इन्वेस्टमेंट, वो ये सारे रहेंगे, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिटन बाय सुहासिनी हैदर। सुहासिनी हैदर ने ये न्यूज़ डाली थी कल। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है, साइट्स फंडिंग डिले। उन्होंने ये कहा कि इंडिया की तरफ से जो फंडिंग थी वो लेट आ रही थी, सो दे हैव ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम द चाबहार रेल प्रोजेक्ट। अब आप सबको पता है चाबहार पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। चाबहार पोर्ट इंडिया और ईरान के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया, है ना। यहाँ पे पाकिस्तान को बाईपास करने पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया से वो अफगानिस्तान तक में एक्सेस मिल जाती इंडिया को। तो चाबहार पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इट्स अ वेरी मतलब कि कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मेन हमारे एजेंडा का प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट। और अब चाबहार रेल प्रोजेक्ट भी हम बनाना चाहते थे, अब मैं आगे आपको डिटेल्स दे देता हूं उसकी। लेकिन ये कब हुआ है? दिस डेवलपमेंट हैज केम एज चाइना फाइनलाइजेज अ मैसिव 25 ईयर डील। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि एक 25 साल के लिए एक डील होने वाली है चाइना और ईरान के बीच में, जिसमें 25 सालों तक के लिए बिल्कुल कम दामों में ऑयल देगा ईरान चाइना को, और इसके एवज में चाइना जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा, लगभग $400 बिलियन की अमाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना करने वाला है इन ईरान। ओके, तो ये हर फील्ड में लगभग इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यही इसी डेवलपमेंट के साथ साथ ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया। अब चाबहार रेल प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली 4 साल पहले इंडिया एंड ईरान दे साइंड एन एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट अ रेल लाइन फ्रॉम चाबहार पोर्ट टू जहेदान। याद रखिएगा ये लोकेशन चाबहार पोर्ट से लेके जहेदान तक के बीच में, जहेदान के बीच में ये रेल लाइन बिछाने का किया गया था, ठीक है ना। Now let me show you the map of this जहेदान चाबहार रूट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये रूट कैसे है। तो यू कैन सी इट हेयर, ये आपका चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, दिस इज योर इंडिया, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, यहीं पे इसके ऊपर यहाँ पे चाबहार पोर्ट है ईरान वाले रीजन में। ये आपका ईरान जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से जहेदान के बीच में ये रेलवे लाइन इंडिया बिछाने वाला था। ओके, इसके आगे ऊपर जरांज है, ओके, जरांज दिलाराम हाईवे जिसको बोलते हैं, जिससे अफगानिस्तान को हम सोच रहे थे कि इसी के थ्रू यहाँ से हम निकल जाते आपका दिलाराम, यानी कि अफगानिस्तान पहुंच जाते। तो ये एक ट्राई नेशन का एक तरीके से कहना चाहिए प्रोजेक्ट था, जिसमें कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान तीनों होते। और जरांज दिलाराम ये वाला रूट तो थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन इसका हो भी गया है। हमको इंडिया को करना था चाबहार से जहेदान के बीच का कंस्ट्रक्शन। तो ये आप मैप देख लीजिए, दिस इज बेसिकली द रोड मैप जिसको कि वहाँ पे करना था। ओके ना, तो ये याद रखिएगा कि चाबहार पोर्ट जहेदान, देन ऊपर था आपका जरांज एंड ऊपर दिलाराम। तो जरांज दिलाराम ये पूरा एक हाईवे बनता जिसका कि प्रोजेक्ट इंडिया के पास था। तो दिस इज द रूट जिसको हम फॉलो करने वाले थे एंड जिसके थ्रू हम जाने वाले थे। बट नाउ ईरानियन ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है, that minister has inaugurated the track laying process for the 628 किलोमीटर चाबहार जहेदान लाइन। तो जहेदान लाइन, चाबहार जहेदान लाइन के उन्होंने ऑलरेडी ट्रैक ले कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब इंडिया बहुत ज़्यादा डिले कर रहा था इन फंडिंग, मतलब कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा देने में देरी कर रहा था फॉर दैट। तो यस्टरडे आई वाज सेइंग दिस थिंग ओनली दैट कि हमको अपनी डिप्लोमेसी में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि किस नेशंस के साथ हमको डील करनी, किन नेशंस का नहीं करनी है। ओके, और आप इस तरह से लटका नहीं सकते चीज़ों को। अगर आप सोच रहे हो कि आप लटका लोगे और सामने वाली कंट्री भी आपके भरोसे में बैठी रहेगी, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड वी आर लूजिंग आवर पार्टनर्स इन द सिमिलर वे। इस तरीके से हम अपने पार्टनर्स को लूज भी करते जा रहे हैं टू चाइना, एक एक करके, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अब ईरान की बारी हो। इसके पहले श्रीलंका ऑलरेडी हम लूज कर चुके हैं, देन आपका बांग्लादेश हो गया। तो ये कंट्रीज कहीं ना कहीं हम लूज करते जा रहे हैं टू चाइना एंड दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। नाउ ईरान हैज प्रपोज्ड अ टाई अप, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हुई कि ईरान हैज प्रपोज्ड अ टाई अप बिटवीन चाइनीज रन पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर एंड चाबहार पोर्ट। तो इन्होंने ईरान ने ये भी कहा है कि हम एक टाई अप करेंगे चाइनीज रन जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। अब एक समय ऐसा था जब ग्वादर पोर्ट को चाबहार पोर्ट के अगेंस्ट खड़ा किया जाता था, आज वही ईरान इन दोनों पोर्ट्स की टाई अप करने की बात करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम अपनी डिप्लोमेटिक एक तरीके से हार है इंडिया की कहनी चाहिए, एंड दिस इज द थिंग कि हम लूज कर गए उस प्रोजेक्ट को,
That should not have happened. Aircraft carriers to get Indian jets by 2032. तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन जेट्स मिल जाएंगे 2032 तक. अब ये जो फोटोग्राफ है ना, ये INS विक्रमादित्य की फोटोग्राफ है. ओके, अब यहाँ पे आकर देख रहे हो कि इस तरीके से ये एयरक्राफ्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह से लॉन्च होता है. देखो, तो ये बहुत अच्छी फोटोग्राफ थी. आई इंक्लूडेड दिस फोटोग्राफ फ्रॉम द हिंदू ओनली. The Navy is expected to receive a new twin engine aircraft. इंडिया को एक twin engine aircraft मिलने वाला है, aircraft carrier मिलने वाला है, based fighter aircraft being developed by Defense Research and Development Organization. So the Navy is expected to receive new twin engine aircraft carrier based फाइटर एयरक्राफ्ट. तो एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन हमको मिलने वाला है. एंड इसका जो डेवलपमेंट है वो तो DRDO ने कहा है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग हॉल करेगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. एंड दिस विल रिप्लेस द रशियन MiG-29K. तो इंडिया का जो एयरक्राफ्ट MiG-29 MiG-29K रशिया से जो हमने लिया था, उसको ये रिप्लेस करने का काम करेगा. याद रखिएगा, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हमको मिलने वाला है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डेवलप किया है. 2032 तक उसकी मैन्युफैक्चरिंग हॉल के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हो जाएगी, और वो रिप्लेस करेगा MiG-29K कैरियर जेट्स को इन द सर्विस. ओके, तो MiG-29K कैरियर जेट्स जो हैं वो आपके रशिया से लिए गए थे. बात चल रही है हॉल की, तो आपको बता दूं, हॉल इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया की स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है. स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. एंड इट इज गवर्नड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है. 1940 में बना था, वालचंद हीराचंद द्वारा बनाया गया था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से, और इसको हॉल नाम 1964 में दिया गया. तो इन 1940 इट वॉज फॉर्म्ड बाय वालचंद हीराचंद as Hindustan Aircraft and was renamed as Hall in 1964. तो 1964 में इसको रीनेम कर दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से कर दिया गया. अदरवाइज 1940 में जब ये बना था, तब ये वालचंद हीराचंद द्वारा बनाया गया था, उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट न्यूज आइटम इज IIT मद्रास रिसर्चर्स इंचेस क्लोजर टू कैंसर क्योर. तो IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं, दे हैव फाउंड अ कैंसर क्योर नाउ. एंड इसमें उन्होंने टर्मरिक करक्यूमिन का यूज किया है, बेसिकली हाउस होल्ड स्पाइस टर्मरिक, हल्दी करक्यूमिन का यूज किया है. दैट कैन इनहेंस द कैंसर सेल डेथ. कैंसर सेल की डेथ को जो इनहेंस कर सकता है, तो करक्यूमिन का यूज करके दे कैन इनहेंस द कैंसर सेल डेथ. अब इसमें उन्होंने एक चीज बताई, ट्रेल नाम की. ट्रेल क्या होता है? TNF related apoptosis inducing ligand. ओके, तो TNF related apoptosis inducing ligand, it is an agent with the ability to program cell death, जिसके कारण सेल डेथ होती है. ट्रेल एक ऐसा एजेंट है जिसका फुल फॉर्म क्या है? TNF related apoptosis इंड्यूसिंग लिगैंड. तो एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ ही होता है. एपोप्टोसिस की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो होता है सेल डेथ. तो कैंसर सेल की डेथ करना है, जो कैंसरस सेल्स हैं उनको खत्म करना है, उनका एपोप्टोसिस करना है. तो ट्रेल नाम का एजेंट यूज किया जाता था अभी तक, TNF रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लिगैंड. अब हुआ क्या? एंटी ट्यूमर एक्टिविटी ऑफ ट्रेल इन प्री क्लिनिकल स्टडीज हैड बीन स्ट्रॉन्ग. प्री क्लिनिकल में तो उनकी जो एक्टिविटी रहती है ट्रेल की, यानी कि TNF रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लिगैंड की जो एक्टिविटी प्री क्लिनिकल टाइम में रहती है वो अच्छी रहती है. लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट थे. क्या हो रहा था? कैंसर सेल जो थी वो, जो ये ट्रेल है, कैंसर सेल जो थी वो ट्रेल के अगेंस्ट उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था. ट्रेल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था. अब कहा यह जा रहा है कि अगर करक्यूमिन का यूज करते हैं, अगर इफ दे यूज करक्यूमिन, IIT मद्रास ने पता किया है कि अगर आप करक्यूमिन का यूज करते हो तो इट कैन इंड्यूस द एक्टिविटी ऑफ ट्रेल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और कैंसर सेल की जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर देता है. तो बेसिकली इस कारण से फिर ट्रेल जो है TNF लिगैंड जो है वो उसको फिर खत्म कर देता है, उसका एपोप्टोसिस कर देता है. एपोप्टोसिस याद रखना, सेल डेथ होता है, ठीक है ना. दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. करक्यूमिन का यूज ट्रेल की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए बेसिकली किया जाएगा, कैंसर सेल को खत्म किया जाएगा. नाउ लेट्स सी द एडिटोरियल्स ऑफ द डे. आज के एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे एडिटोरियल्स हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. पहला है गेन्स फ्रॉम रेन्स ऑन मानसून परफॉर्मेंस. तो ये मानसून की परफॉर्मेंस के ऊपर है. ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, क्योंकि यूपीएससी हर साल पूछता है कि व्हाट हैज़ बीन द चेंजेस इन मानसून दिस ईयर. किस तरीके के चेंजेस मानसून में देखने को मिले, क्या रीजंस हैं, क्या क्या है. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी ना कभी. तो गेन्स फ्रॉम रेन 2017 में पूछा भी था इनफैक्ट, उस साल बारिश के ऊपर कि क्या चेंजेस आए इस साल के मानसून में और बाकी साल के मानसून में क्या डिफरेंस है. तो गेन्स फ्रॉम रेन्स ऑन मानसून परफॉर्मेंस. अब ये इस तरह से आपको
दिख जाएगा, जो एडिटोरियल पेज है वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो टॉपिक है वो GS1 साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ से टॉपिक से लिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी से या वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के भी आप फीचर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मानसून का इंपैक्ट है, मानसून हर जगह से आता है, ठीक है ना। तो GS1 का साइलेंट फीचर्स ऑन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। लेट्स सी दैट। तो रेनफॉल का अगर स्टेटस देखा जाए तो IMD के प्रोडिक्शंस के हिसाब से रेनफॉल ऑलरेडी 14% ज़्यादा हो रही है। ओके, जून के मंथ में ऑलरेडी 14% ज़्यादा रेनफॉल हो चुकी है। अब इस साल के रेनफॉल में 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑथर ने कहे हैं। देयर आर 2 स्पेशल फीचर्स इन दिस ईयर्स रेन। पहला, द मानसून इज सेट इन एट टेक्स्ट बुक डेट ऑफ June 1। इस बार मानसून बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेट पे आया, जबकि टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है ना कि 1 जून में मानसून आता है, तो बिल्कुल उसी तारीख को मानसून आ गया। एंड ये तब हुआ जब साइक्लोन अम्फान आ चुका था और ये बोला जा रहा था कि ये लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, जो अंडमान साइड से एंट्री होती है मानसून की उसकी डिले हो जाएगी। ओके, तो मानसून तब भी आगे जब साइक्लोन अम्फान आया था आपके उड़ीसा वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। दूसरा फीचर जो इस साल के मानसून में देखने को मिला फैक्टर, वो ये था कि दिस ईयर द मानसून कवर्ड द इंटायर कंट्री वेरी क्विकली। बहुत ज़्यादा जल्दी से the monsoon broke even with the speed limit, broke even the speed limit broke कर दी सारे मानसून ने। एंड बाय 25 जून ये सारे प्लेसेस को लगभग कवर कर दिया, जो कि 2013 से कभी ऐसी स्पीड देखने को नहीं मिली थी। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मानसून इज दैट दे कवर्ड द इंटायर कंट्री विद इन 25 डेज, मतलब 25 जून तक उन्होंने पूरी कंट्री को कवर कर लिया। The net result of all this was more rain days in June। जून में ज़्यादा रेनी डेज हमको मिले एंड अ फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री एज वेल। तो हमको 2 चीज़ और देखने को मिली कि जून में ही ज़्यादा बारिश मिलेगी, जैसा पहले नहीं मिलती थी, ज़्यादा रेनी डेज मिल गए, प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी फेयरली इवन था पूरी कंट्री में। नाउ अब ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन देयर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ जुलाई एंड अगस्त रेन्स ऑल्सो। जुलाई और अगस्त की रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जून की रेनफॉल अच्छी है, लेकिन अगर खरीफ क्रॉप्स में अच्छी हमको फसल चाहिए देन वी विल नीड गुड रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त, जो कि 2/3 ऑफ मानसून रेंज पूरा बनाते हैं। 2/3 मानसून रेंज आपकी जुलाई अगस्त की मानसून की रेंज ही रहती हैं। सो दिस इज ऑल्सो द टाइम दैट मानसून गोज इन टू द ब्रेक कंडीशन। अब अगर आपने मानसून अच्छे से पढ़ा है, यानी कि ज्योग्राफी में अगर आपने मानसून पढ़ा है या आपने GS के लिए मानसून पढ़ा, तो उसमें मानसून के कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें एक ब्रेकिंग ऑफ मानसून भी होता है, मतलब बीच में आपको ड्राई स्पेल्स देखने को मिलेंगे, जिसको कि मानसून ब्रेक कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो मानसून ब्रेक है अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, तो एब्सेंस ऑफ रेनफॉल ज़्यादा हो जाए, देन इट कैन इवन लीड टू द ड्रॉट। ये ड्रॉट कंडीशंस को भी लीड कर देते हैं। इसलिए अब आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि जुलाई और अगस्त में क्या मानसून का हाल रहता है। अदरवाइज अभी तक जो कुछ भी स्टेटस देखा जा रहा है उससे दैट इज़ अ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो रेनफॉल है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द खरीफ क्रॉप्स ऑल्सो। तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल था GS1 रिलेटेड, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड जो आर्टिकल है, लीड आर्टिकल है, वो है इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल अगेन। सो ये जो सेकंड आर्टिकल है ये हिंदू का लीड एडिटोरियल था आज का, जो इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज द लीड आर्टिकल ऑफ टुडे, जिसका कि नाम है इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ। अब ये जो टॉपिक है ये GS2 का टॉपिक है, जिसमें गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे टॉपिक्स है जिसके अंतर्गत ये आता है। GS2 का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, या गवर्नमेंट गवर्नेंस पॉलिसीज इंटरवेंशन, ये वाला टॉपिक के अंतर्गत ही आएगा GS2 का टॉपिक, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। अब सबसे पहले ऑथर ने बोला है गवर्नेंस सिस्टम एट ऑल लेवल, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसमें इस बार एक फॉल आउट देखने को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उन सब में फॉल आउट देखने को मिला है। आर्किटेक्चरल फ्लॉज हैव बीन रिवील्ड। अब ये भी देखने को मिला है कि जो आर्किटेक्चर है, जो हायरार्की है, जो पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर बना है बहुत ही गलत बना है, उसके सारी जो फ्लॉज थी वो रिवील हो गई, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है आइसोलेटेड पॉलिसीज कांट बी द सोल्यूशन। आइसोलेटेड पॉलिसीज कांट बी द सोल्यूशन, मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्वायरमेंटल सोल्यूशंस डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक सोल्यूशंस डिफरेंट है, सोशल सोल्यूशंस डिफरेंट है, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। बहुत सही बात ये ऑथर ने बोला है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, आइसोलेटेड पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट
regarding economy, environment, society can't provide a integrated solution, isolated solution by the government regarding economy, environment and वो can't lead India into, मतलब कि वो इंडिया की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते. So you have to comment और critically analyze और discuss that statement. तीनों में से कुछ भी करो, आप बस लिख के दिखाओ मुझे कि आइसोलेटेड पॉलिसीज क्यों खराब होती हैं और किस तरीके से इंटरकनेक्टेड पॉलिसीज के थ्रू आप काम कर सकते हो. सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, जो कि आप आंसर राइटिंग में लिखने की कोशिश करो, नीचे मुझे पॉइंट्स देने की कोशिश करो. सो आइसोलेटेड बहुत सही पॉइंट है. देखो, हम हमेशा बात करते हैं इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी के डिबेट की. वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट. सो व्हाट वी थिंक इज दैट कि इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस आर डिफरेंट, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस आर डिफरेंट. बट ऐसा होता है क्या? इकोनॉमिक सॉल्यूशंस आर इंटरट्वाइंड एंड दे आर इंटरमिंगल्ड विद द इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस, एंड सेम गोस विद दैट ऑल्सो कि अगर कोई इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन होगा तो वो इकोनॉमी से जुड़ा होगा, एंड इन्वायरमेंटल कोई चीज़ होगी तो वो सोसाइटी से भी जुड़ी होगी, इकोनॉमिक कोई चीज़ होगी तो वो भी सोसाइटी से जुड़ी होगी. So there cannot be isolated policies in silos. तो आप silos में रह करके अलग अलग इस तरीके से आप policies नहीं बना सकते. What you have to think is that how to create a more integrated solution. Integrated solution can only be the मतलब कि जो कि कुछ changes ला सकते हैं. तो author ने यहाँ पे solution बताया, governance of the people and by the people. Governance of the people and it should be by the people also, not only for the people. Government मतलब कि क्या होता है, हमारा अगर डेमोक्रेसी देखो तो बोलते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना. लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कुछ दूसरा ही चल रहा है, ठीक है ना. इंडिया में हम गवर्नेंस ऑफ द फॉर द पीपल तो बोलते हैं, लेकिन ऑफ द पीपल नहीं बोलते. लोगों का गवर्नेंस हम नहीं करने देते. क्यों? हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दे देते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते हैं जो कि नेशनल या स्टेट लेवल पे बैठे हैं. लेकिन लोकल गवर्नमेंट का क्या, लोकल गवर्नेंस का क्या, जो ग्राम पंचायत है, जो यहाँ पे लोग हैं, ग्राम सभा जहाँ पे डिसीजन ले रही है, उनका क्या रोल होना चाहिए. सो अगर गांधी जी को देखा जाए या JC कुमारप्पा को देखा जाए तो दे डेवलप्ड द सॉल्यूशंस ऑफ लोकल एंटरप्राइजेस. उन्होंने सोल्यूशन दिया था कि लोकल एंटरप्राइजेस को डेवलप करो, एंड लोकल लेवल पे अगर आप चीज़ें करोगे सही तो फिर ओवरऑल आपको ग्लोबल लेवल पे चीज़ें सही मिलेंगी. E.F. Schumacher, ऑथर ने यहाँ पे दिया E.F. Schumacher, ही वॉज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द जर्नल रिसर्जेंस जर्नल के ये फाउंडिंग एडिटर थे, एंड ही इज द ऑथर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल. तो E.F. Schumacher इज द ऑथर ऑफ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो. उन्होंने पॉइंट आउट किए थे कुछ फ्लॉज इन द इकोनॉमीज ऑफ 1970s. 1970 के दशक की जो इकोनॉमिक फ्लॉज थे उनको उन्होंने हाईलाइट किए, एंड इन दैट ही प्रपोज अ न्यू इकोनॉमी मॉडल फाउंडेड ऑन द लोकल एंटरप्राइज. तो उन्होंने 1970s में एक न्यू इकोनॉमिक मॉडल सजेस्ट किया था विच वॉज फाउंडेड ऑन द लोकल एंटरप्राइजेस, वेरी कंसिस्टेंट विद द गांधी जीज आइडिया. गांधी जी के आइडिया से मैच होता हुआ उन्होंने ये आइडिया दिया था. इसके अलावा एलिनोर ऑस्ट्रॉम इज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2009. पहली महिला जिसको कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला 2009 में, एलिनोर ऑस्ट्रॉम. शी हैज ऑल्सो डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज. तो शी डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज. जो सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज होती हैं, दे हैव अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी, दे हैव अ बेटर वे ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना. तो इन्होंने रिसर्च की थी इंडिया में भी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई. तो ऑथर ने वही किया कि यही इन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए कहा कि देयर नीड्स अ न्यू फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस. देयर इज अ नीड ऑफ अ न्यू फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस. अ हाइपोथेसिस इज दैट those states and countries in which the local governance was stronger have done much better in COVID-19. तो ऑथर ने भी यहाँ पे इस बार एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि अगर आपने इंडिया में COVID-19 का ही एग्जाम्पल देखा हो, सो दिस वो स्टेट्स जहाँ पर लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग था, जैसे कि केरला, अगर जिस जगहों का लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है COVID-19 को. ओके, सो दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नेंस इन मैनेजिंग द पैंडेमिक्स लाइक COVID-19. व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल गवर्नेंस इन मैनेजिंग द पैंडेमिक्स लाइक COVID-19, या क्या वो इंपॉर्टेंस रहता है. सो द डोमिनेंट थ्योरी इन प्रैक्टिस ऑफ गुड गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नेंस ऑफ द पीपल, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल. ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, है ना, कि इसको हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बाय द पीपल हो, ऑफ द पीपल हो एंड फॉर द पीपल हो, ठीक है ना. सो दिस इज द न्यू फिलॉसफी विच इज नीडेड, जो कि जिसकी जरूरत पड़ेगी. वे फॉरवर्ड वही ऑथर ने कहा है,
इट शुड बी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। दिस इज द थिंग विच वॉज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। एक वेरी गुड आर्टिकल जिसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स भी कोट किए गए, गांधी जी की, जेसी कुमारप्पा की फिलॉसफी, E.F. शूमाकर, एलिनोर ऑस्ट्रॉम, ये तीनों एग्जाम्पल्स अगर आप कोट कर पाए आंसर राइटिंग में, सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। अगर आपने ये कोट कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो यहाँ पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, येट अनदर चैलेंज टू द दलित मूवमेंट। अब यहाँ पे दलित मूवमेंट के कुछ चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19। तो ऑथर का कहना है कि कोविड-19 में जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है, जो मूवमेंट की लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज हो गई है। ये जो टॉपिक है ये GS1 का टॉपिक है, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन इंडियन सोसाइटी कास्ट के ऊपर ये टॉपिक है। GS1 का टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन इंडियन सोसाइटी कास्ट के ऊपर ये टॉपिक है। तो ऑथर ने कहा है कि दलित के जो इश्यूज थे, दलित इश्यूज दे हैव बीन मर्ज्ड इन अ लार्जर डिस्कोर्स। अगर आप देखो तो इस बार लार्जर डिस्कोर्स में दलित इश्यूज हैव बीन मर्ज्ड और ये सबस्यूम हो गए हैं, बेसिकली सबमर्ज्ड हो गए हैं। ऑथर का कहना है कि वो सबमर्ज हो गए अंडर द मेजर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हाईलाइटेड बाय कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण वो ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज के कारण सबमर्ज हो गए हैं उन्हीं के अंतर्गत। तो ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे जो दलित इश्यूज हैं दे आर हिडन अंडर द ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ पुअर, वल्नरेबल एंड मार्जिनल। तो अब जो लैंग्वेज में टर्म्स यूज होने लगे हैं वो पुअर, वल्नरेबल और मार्जिनल हो गए हैं। ऑथर का ये कहना है एंड दलित इश्यूज आर अंडर द व्हील ऑफ दीज टर्म्स, पुअर, वल्नरेबल एंड मार्जिनल। क्योंकि अगर आप देखो तो एज पर दी ऑथर के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो पुअर हैं दे आर फ्रॉम द दलित कम्युनिटीज, जितने वल्नरेबल है दे आर फ्रॉम द दलित कम्युनिटीज एंड जो मेजरली जो मार्जिनल है दे आर फ्रॉम द दलित कम्युनिटीज। ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। एंड ही इज हाईलाइटिंग दिस थिंग ओनली दैट कि ये जो इश्यूज हैं ये सबज्यूम हो गए हैं अंडर दीज टर्म्स, इन टर्म्स के अंतर्गत। अब ऑथर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई जो दलित मूवमेंट के साथ इस समय चल रही है। तो पहली जो है कि द दलित मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इज हैबिचुएटेड इन यूजिंग कास्ट बेस्ड बाइनरीज इन इट्स मोबिलाइजेशनल लैंग्वेज बट हैज फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजिंग पॉलिटिकल डिक्शन। तो जो लैंग्वेज है आज भी वो 30 साल पहले वाली ही लैंग्वेज यूज हो रही है, आज भी वो कास्ट बेस्ड डिवीजन बाइनरीज की बात ही कर रहे हैं दलित मूवमेंट में, और टाइम चेंज हो गया है, जो इश्यूज हैं वो चेंज हो गए हैं 30 सालों के अंतर्गत, लेकिन अभी भी जो है वो उसी ऑर्थोडॉक्स उसमें दलित मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ऑथर ने कहा कि ये चीज गलत है, जो डायनेमिक्स है, जो टाइम है वो चेंज हो गया, तो यू हैव टू आल्सो चेंज विद द टाइम एंड यू हैव टू चेंज विद द पॉलिटिकल डिक्शन। जो पॉलिटिकल डिक्शन चेंज हो रहा है उसके साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। दूसरा ऑथर ने बोला कि अनदर इशू इज दैट दलित मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया इज ग्रिपलिंग विद अ लीडरशिप क्राइसिस। देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस इन द नॉर्थ इंडिया। अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में एक लीडरशिप क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी जो कि दलित मूवमेंट के साथ है और इस कारण से दलित मूवमेंट थोड़ा और वीक होता जा रहा है। ऑथर ने तीसरा पॉइंट बताया है द दलित असर्शंस आर मोस्टली सेंटर्ड अराउंड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ दलित बहुजन पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज। तो ऑथर ने कहा कि जो दलित असर्शंस है दे आर मोस्टली सेंटर्ड अराउंड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अगर आप देखो तो जो नए मूवमेंट्स है जैसे जिग्नेश मेवानी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये सारे जो मूवमेंट्स है दे वर ऑल्सो कॉट इन द लॉजिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो अल्टीमेटली वो सब जाकर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मिक्स हो जाते हैं एंड देन फिर वही चीज़ है कि जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो फिर सारे मूवमेंट्स वीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऑथर ने कही है। एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड ऑथर ने कहा है कि द दलित मूवमेंट हैज टू इवॉल्व न्यू सोशल स्ट्रेटजीज फॉर एक्सपेंशन इन ऑर्डर टू कीप अप विद द चेंजिंग टाइम। तो हम जो दलित मूवमेंट्स हैं उनको नई लैंग्वेज, नई स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कीप अप विद द चेंजिंग टाइम्स। तो चेंजिंग टाइम्स के साथ उनको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो रेलिवेंट बने रहे, इररेलेवेंट ना हो जाए, ठीक है ना। दीज वर द एडिटोरियल्स ऑफ द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड दीज वर द न्यूज एनालिसिस पार्ट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, डू शेयर and keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.